नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी मौर्यकाल की एक प्रैक्टिस क्लास होगी। यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चर्चा करते हैं हम। यह चर्चा एक विस्तृत तौर पर चर्चा होगी, एक संपूर्ण व्याख्या के तौर पर चर्चा होगी। आइए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए भैया कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला अंग्रेज कौन था। क्या वह जॉन टावर था, या हैरी स्मिथ था, या चार्ल्स मैटकॉफ था, या जेम्स प्रिंसेप था। देखिएगा, आपको बताया होगा, जब हमने आपको थ्योरी क्लास पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया कि भैया 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया और वह पढ़ने वाला होता है जेम्स प्रिंसेप होता है। ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अशोक से जब हमने थ्योरी में पढ़ाया तो हमने आपको एक बताया था भैया कि जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा। हमने बताया आपको श्रीलंका भेजा था। ठीक है, कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। या वही अशोक हैं जिनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ, कहते हैं 269 ईसा पूर्व हुआ। और कलिंग पर आक्रमण इन्होंने कब किया? कहते हैं 261 ईसा पूर्व किया है। ठीक है, या वही अशोक है जो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं और भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और यह जो क्लास है वो एक बहुत ही विस्तृत क्लास होगी, इसलिए क्लास पूरी देखिएगा। आगे को क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि बताइए कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है। बताइएगा, क्या यह प्रथम शिलालेख में किया, दूसरे में, या फिर सी या डी? बताइए कौन से शिलालेख में किया। जब हमने आपको बताया था कि भैया जो कलिंग युद्ध की बात आती है तो अशोक ने कलिंग युद्ध का जो विजय की बात करी 13वें शिलालेख में करी है। ठीक है, यह तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वां शिलालेख हमारा कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन करता है अशोक। ठीक है, अब देखिए कलिंग युद्ध पर गया कब? कहते हैं 261 ईसा पूर्व गया। कहते हैं 261 ईसा पूर्व गया, 269 यानी कि अपने राज्याभिषेक के, याद रखिएगा, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग के ऊपर आक्रमण करते हैं। और एक चीज प्रश्न यहाँ से ये भी आता है कि भैया बताइए कि जब अशोक का जब बिंदुसार का देहांत हुआ, जब अशोक के पिता की मृत्यु हुई, तो उस समय अशोक कहाँ के गवर्नर थे? तो आप बताएंगे भैया कि जब अशोक उज्जैन के उस समय गवर्नर थे। उज्जैन के कहाँ के? तो बताएंगे भैया उज्जैन के गवर्नर थे। और अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है क्या? कहते हैं अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात मिलती है। और कलिंग कहाँ पे होता है? कहते हैं वर्तमान के उड़ीसा में कलिंग स्थित होता है। और कलिंग यानी कि यहाँ पे एक राजा खेरवाल का आपने नाम सुना होगा। कहते हैं उनके एक अभिलेख होता है, हाथी गुफा अभिलेख। उस अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। याद रखिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं चर्चा देखिए एक विस्तृत तौर पर चर्चा होगी, छोटी मोटी नहीं, एक संपूर्ण व्याख्या के तौर पर चर्चा होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें जो आपको चीज़ समझ में ना आई हो। और ये सभी शिलालेख हैं, यानी कि पहला, दूसरा, और ये इन सभी के ऊपर हम आगे के प्रश्नों में एक विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे, इसलिए क्लास से जुड़े रहिएगा। ठीक है, बहुत 40 क्वेश्चन है ये, और 40 की 40 आपसे वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। बताइए कि या 352 ईसा पूर्व किया, या 305 ईसा पूर्व, या 173 ईसा पूर्व, या 261 ईसा पूर्व। देखिएगा, जब हमने आपको मौर्यकाल पढ़ाया था, थ्योरी क्लास हमने पहले दी है, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रैक्टिस क्लास लेके आए थे। और यदि आपने वो क्लास ना देखी हो तो क्लास को अवश्य देखें। देखिए 352 ईसा पूर्व की जब बात करते हैं और 305 ईसा पूर्व की, इन दोनों में से बताइए क्या आंसर होगा। कहते हैं 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? कहते हैं 305 ईसा पूर्व हराया था। और याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर कौन होता है? कि आपको याद होगा कि जब सिकंदर भारत से गया तो उसका जो थल सेनापति था, जो मुख्य थल सेनापति था, वह अपने थल सेनापति को यहीं पे छोड़ के गया था। और इसी थल सेनापति को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, याद रखिएगा। और इसकी जो बेटी होती है हेलेना, इसका नाम हेलेना होता है। ठीक है, तो उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी की जाती है एक संधि के तौर पे। और बदले में 4 राज्य तो वो देता है कौन? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को। और 500 हाथी कौन देता है? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देता है। याद रखिएगा, काबुल, कांधार, ये 4 राज्य मिला के आसपास के अफगानिस्तान की साइड के ये चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा
का 4 में कहा गया है कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। भैया क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब है जब अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, उसने कलिंग को जीत लिया, उसके बाद उसने क्या किया, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई क्या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, या भारी रक्तपात देख के अपनी नीति को बदल लिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जब अशोक ने देखा कि कलिंग में बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ, एक भारी रक्तपात हुआ, तो उसके रक्तपात को देख के अशोक के हृदय में परिवर्तन आया, और जब हृदय में परिवर्तन आया तो उसने क्या किया, अपनी नीतियां बदली, अपनी नीतियों को बदल दिया। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहते हैं भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीतियों को बदल दिया, और उसके बाद उसने अपनी बातों को फैलाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया। अशोक ने किसका, कहते हैं शिलालेखों का सहारा लिया, और अशोक को जो बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, कहते हैं उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, अशोक ने भीरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई को किस युद्ध के बाद, कहते हैं कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिएगा कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के ब्रसल यानी कि निम्न कुल्य शब्द का उपयोग किया गया, यानी कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल्य से उत्पन्न है। क्या वह ब्राह्मण साहित्य में कहा गया, क्या वह जैन साहित्य में कहा गया, या वह मुद्र राक्षस में कहा गया, या वह बौद्ध ग्रंथ में कहा गया। एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो मुद्र राक्षस है यह विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। यदि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया, आप बताएंगे मुद्र राक्षस लिखा गया, या वही ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है। याद रखिए यह वही ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न बताया गया है, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब बात आती है, देखिए जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात आती है तो बात आती है, कहते हैं 305 ईसा पूर्व इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। कब किया था, कहते हैं 305 ईसा पूर्व इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। यह वही चंद्रगुप्त हैं जिनके प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त हुआ करते थे। यह वही चाणक्य की हम बात कर रहे हैं जिनकी एक पुस्तक हुआ करती थी अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंध हुआ करती थी। यह वही चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को पराजित किया था, याद रखिएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न कौन बताते हैं, कौन सी पुस्तक, कहते हैं मुद्र राक्षस बताती है। और मुद्र राक्षस किसके द्वारा लिखी जाती है, आप बताएंगे विशाखा दत्त के द्वारा यह पुस्तक लिखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम, कहते हैं अशोक का नाम अशोक मिलता है, कौन सा राज्य देश में कहा गया है। देखिए अशोक का नाम अशोक दो शिलालेखों के अंतर्गत मिलता है। बताइए कौन से वो दो शिलालेख है, क्या वह कालसी है, या रोमुदोई है, या कलिंग का राज्याभिषेक है, या मास्की है। कहते हैं दो है, एक तो गुर्जरा शिलालेख के अंतर्गत मिलता है और दूसरा मास्की के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, अशोक का नाम अगर आपसे पूछे भैया किन शिलालेखों में मिलता है तो आप बताएंगे मास्की में और गुर्जरा में। तो यहाँ पे हमारा गुर्जरा तो दिया नहीं गया है ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन नंबर डी मास्की दिया गया है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, मास्की होगा। याद रखिए अशोक का नाम अशोक किन में मिलता है, एक तो मास्की में मिलता है, दूसरा गुर्जरा के अंतर्गत मिलता है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्लास पूरी देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए भैया श्रीनगर की स्थापना किसने की, जी हाँ यह वही श्रीनगर है जहाँ पे आप डल झील देखते हैं। ठीक है, कौन सी झील देखते हैं, कहते हैं डल झील देखते हैं। ठीक है, तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, क्या वह अशोक ने की थी, या फिर बिंदुसार ने, या चंद्रगुप्त ने, या फिर दशरथ ने। ठीक है, बताइए किसने की थी। या दशरथ कौन था, आप बताएंगे अशोक का पौत्र था दशरथ। ठीक है, या बिंदुसार कौन था, आप बताएंगे अशोक के पिता थे। कहते हैं चंद्रगुप्त कौन था, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और भारत के महान सम्राटों में इनका नाम आता है। या वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने संपूर्ण भारत को विजयी किया था। याद रखिए सबसे ज़्यादा मौर्य का जो विस्तार हुआ मौर्य काल का वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। वह चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिनकी सेना इतनी विशाल थी, एक इतिहासकार ने कहा कि उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत को अपनी सेना के कदमों से रौंद दिया है। ठीक है, याद रखिए। तो श्रीनगर की स्थापना करने वाला कौन होता है, आप बताएंगे अशोक होता है। ठीक है, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिए अशोक ने किसकी स्थापना की, आप बताएंगे श्रीनगर की स्थापना की। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, आप बताएंगे 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक होता है। अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व किया है। ठीक है, अशोक का जब
बिंदुसार का देहांत हुआ उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? आप बताएंगे उज्जैन का गवर्नर था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को छोड़कर कौन सी नीति कहते हैं, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई अशोक ने। कहते हैं अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? आप बताएंगे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा श्रीलंका? आप बताएंगे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। कहते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आप बताएंगे अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। याद रखिए सभी बातें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, एक विस्तृत तौर पर चर्चा हो रही है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कहते हैं अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव में प्रभावित होकर किस बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? ठीक है, तो बताइए अशोक ने किससे ली थी? को बताएं उपगुप्त। अभी हमने आपको बताया, कहते हैं अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? कहते हैं अशोक ने उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कहते हैं अशोक ने, क्या वह आहत मुद्राएं हैं, शिलालेख हैं, यूनानी लेख हैं या बौद्ध साहित्य हैं? बताइएगा। तो जब अगर हमें अशोक के विषय में जानना है, अशोक के विषय में जानना है तो हमें पढ़ने पड़ेंगे क्या? उसके शिलालेख, अशोक के शिलालेख हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? आप बताएंगे अशोक के शिलालेख पढ़ने पड़ेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सबसे पहले अशोक के शिलालेख कब पढ़े गए? आप बताएंगे 1837 में पढ़े गए। कब पढ़े गए थे? तो 1837 में पढ़े गए। किसके द्वारा पढ़े गए? आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। ठीक है, याद रखिए, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में अशोक के शिलालेख प्रथम बार पढ़े गए थे। यदि हमें अशोक के विषय में जानना है तो शिलालेखों के विषय के बारे में हमें शिलालेखों को पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं एक और चीज़ याद रखिएगा, कहते हैं अशोक ने अपनी प्रजा से कनेक्ट होने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रजा से संवाद कौन करता था? आप बताएंगे अशोक किया करता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी? देखिए अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों से कुछ लिपियां प्राप्त होती हैं। कहते हैं अशोक ने अपने शिलालेख 4 लिपियों में लिखवाए। कहते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक, भारत, ये रहा हमारा भारत मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे ये रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। देखिए ब्राह्मी आपको कहाँ मिलेगी? आप कहेंगे भारत में ब्राह्मी मिलेगी। खरोष्टी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलेगी। ग्रीक और अरामाइक आपको कहाँ मिलेगी? तो कहें ग्रीक और अरामाइक आपको अफगानिस्तान के वर्तमान के क्षेत्र में मिलेगी। तो हमने पूछा आपसे, कहते हैं अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित थी? आप बताएंगे ब्राह्मी जो लिपि हुआ करती थी वो अशोक के काल में दक्षिण भारत में हुआ करती थी। याद रखिए, कहते हैं ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगर आपसे यही पूछ दे कि अफगानिस्तान के जो वर्तमान एरिया हैं, कहते हैं वहाँ पे कौन सी, तो बताएंगे भैया कि ग्रीक और अरामाइक थी। खरोष्टी कहाँ थी? आप बताएंगे वर्तमान पाकिस्तान में हुआ करती थी। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अशोक के नाम 11वां। देखिए मौर्य काल से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो वो अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अशोक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आपको थोड़ा बहुत चंद्रगुप्त मौर्य से पूछ लेता है, इसलिए हमने ज़्यादातर क्वेश्चन है वो अशोक के शिलालेखों से लिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, कहते हैं अशोक के द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी का संपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए। तो हमने आपको शुरू में बताया, कहते हैं अशोक जब कलिंग युद्ध की बात करता है वो अशोक अपने 13वें शिलालेख में करता है। हमने यहीं से आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि वह कौन सा शिलालेख है जो अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। आप बताएंगे कि अशोक का 7वां जो शिलालेख है वो सर्वाधिक लंबा शिलालेख है। और 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी दी है। कहते हैं 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी दी है। और 7वें शिलालेख की जब बात आती है तो कहेंगे जो 7वां शिलालेख है वो सबसे लंबा शिलालेख है। कौन सा? सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं। कहते हैं जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो हमने आपको बताया, कहते हैं अशोक उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर तो उज्जैन हो गया, लेकिन अगर हम आपसे पूछे बताइए कि बिंदुसार के समय 2 विद्रोह हुए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बिंदुसार के समय विद्रोह हुए और किस स्थान पे विद्रोह हुए? आप बताएंगे भैया कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए। पहले उसने किसे भेजा? कहते हैं सुसीम को भेजा। जब दोबारा विद्रोह हुआ तब उसने किसे भेजा? तो बताएंगे अशोक को भेजा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ बताइए कि तोसली कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? ये बताइएगा आप कमेंट करके, अगर आप क्लास देख रहे हैं अभी तक
और आपने पढ़ा है एंशियंट हिस्ट्री को, तो आप बताइएगा कि जो तोसली है वो कहाँ की राजधानी हुआ करती थी। एक चीज़ याद रखिए, ये आपकी यूपी SSC पैट में स्टैटिक जीके भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपके भारत के आपके जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय चीज़ों के विषय में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चर्चा करते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? कहते हैं सबसे पहले आप किसी चीज़ की शुरुआत करोगे, एकदम पॉजिटिव रूप में शुरुआत करोगे, एक ऐसी चीज़ कहोगे कि लोग आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित हों, तो सबसे पहले अशोक ने शुरुआत की। कहते हैं पहला शिलालेख होता है या पृथक शिलालेख, यानी कि पहला शिलालेख है ये। और याद रखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें कहा गया कि अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। दूसरा शिलालेख है जो कहता है कि बताइए कि चाहे इंसान हो चाहे मनुष्य हो, सभी के लिए एक अस्पताल होना चाहिए, यानी कि पशु चिकित्सा की भी बात कौन करता है? अशोक करता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आप बताएंगे भैया कि जो पृथक यानी कि जो पहला शिलालेख है इसमें अशोक ने कहा कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख आप बताएंगे 7वां शिलालेख अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है। 13वां शिलालेख कौन था? कलिंग युद्ध की बात करता है। ये दोनों शिलालेख बेहद ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, पहला, दूसरा, 13 और 7वां। इन सभी के ऊपर जितने भी शिलालेख थे हमने एक विस्तृत तौर पे विस्तार रूप से चर्चा की है अपनी थ्योरी क्लास में, मौर्यकाल की। यदि आपने वो थ्योरी क्लास ना देखी हो तो अवश्य ही जाके देखें, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बताइए मौर्यकाल में सीता से क्या तात्पर्य था? क्या एक देवी के रूप में सीता थी, या धार्मिक संप्रदाय के रूप में, या राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था, या ऊसर भूमि को सीता कहा जाता था? तो आप बताएंगे भैया कि जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय हुआ करती थी उसे सीता कहा जाता था। मौर्यकाल में सीता किसे कहते थे? आप बताएंगे राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो हमने आपको बताया कि अशोक ने श्रीलंका में अपने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। ठीक है, याद रखिए अशोक ने, यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों होने वाला है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ ले कि बताइए अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आप बताएंगे अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए कुणाल का उत्तराधिकारी आप बताएंगे दशरथ हुआ करता था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप बताएंगे बृहद्रथ था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, क्योंकि ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा हमारा सपोर्ट करिएगा, हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाएंगे। और हाँ, क्लासों को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि क्लास बेहद महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। कहते हैं कहाँ से अशोक के द्विभाषिक ग्रीक और अरामाइक की बात आती है? तो हमने अभी आपको बताया कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर आपको ग्रीक और अरामाइक लिपि से देखते हुए वहाँ पे जो शिलालेख हैं इन लिपियों का प्रयोग किया गया है, कहते हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान का क्षेत्र कौन सा है? क्या भाई कांधार का है, महेसरा का है, कालसी का, या फिर कलिंग का है? कलिंग तो आपके उड़ीसा में आता है। ठीक है, या दो पता है। अब बताइए कौन सा है? कहते हैं सारे कुनाय और कांधार। सारे कुनाय यानी कि जो कांधार है वो अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है। कहते हैं यहाँ पे ग्रीक और अरामाइक की लिपि में लिखा गया है। ठीक है, तो कौन से शिलालेख होता है जो ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखे गए? आप बताएंगे सारे कुना का जो अभिलेख है वो आपका ग्रीक और अरामाइक में लिखा गया है, याद रखिएगा। और पाकिस्तान के वर्तमान एरिया है उसमें कौन से आपको खरोष्टी के मिलेंगे। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा एक रचित पुस्तक होती है अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य के द्वारा एक रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, कितने अधिकरणों में विभाजित किया है? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। आपके अगर बिहार से हैं तो आपने वहाँ पे भी क्वेश्चन देखा, आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यहाँ पे भी आपने क्वेश्चन देखा। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र। आपको ये तो पता होता है कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? कहेंगे चाणक्य यानी कि कौटिल्य और फिर विष्णुगुप्त की पुस्तक है। इसका संबंध किससे? आप बताएंगे भैया राजनीति शास्त्र से पुस्तक से संबंध होता है। लेकिन अब क्वेश्चन और डीप चला गया, उसने पूछ लिया कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो आप बताएंगे भैया यह 15 अधिकरणों में विभाजित है और 180 प्रकरणों में विभाजित है। कितने अधिकरण हैं? आप बताएंगे 15 अधिकरण हैं। और कितने प्रकरण हैं? तो 180 प्रकरण हैं, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चर्चा करते हैं। कहते हैं बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? कहते हैं तक्षशिला में भेजा। कहते हैं बिंदुसार को उसने कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा। अशोक कहाँ का गवर्नर था? कहते हैं उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। और बिंदुसार ने कब भेजा? कहते हैं जब
तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ। पहले विद्रोह में उसने किसे भेजा आप बताएंगे, अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, लेकिन सुसीम उस विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। फिर उसके बाद उसने अशोक को भेजा था। ठीक है, तो अशोक को किसने भेजा, कहाँ भेजा, कहते हैं बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा था विद्रोह को कुचलने के लिए। सर्वाधिक विद्रोह किसके काल में हुए, फिर भी आप आंसर देंगे कि विद्रोह बिंदुसार के काल में हुए। इसे अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार को जाना जाता है, इसे भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है, इसे बरिसार के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण रूप से चर्चा की हमने थ्योरी क्लास में, यदि आपने वो ना देखी हो तो एक बार अवश्य देखें। ठीक है, कहते हैं कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था। यह वही कौटिल्य हैं या वही चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में सहायता दी थी। और यह वही आगे जाकर यह बनते हैं क्या, कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य से यदि क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, तो आप बताएंगे कि भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। और इन्होंने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सिरवड़बेरगोला में गुजारा था और इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चर्चा करते हैं। आपने अभी तक देखा कि कितना बेहतरीन और अच्छा कंटेंट एक क्लास है जो विस्तृत तौर पे चल रही है। कहते हैं कलिंग युद्ध की विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार किया, क्या बताइए। तो यह एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आप बताएंगे किस धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। आप बताएंगे हृदय परिवर्तन की बात करी है, हृदय परिवर्तन उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है, तो कहेंगे बौद्ध धर्म को उसने अपनाया था। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम देंगे नहीं, जो आपके लिए टाइम देने लायक है उन्हीं क्वेश्चनों में टाइम देंगे। ठीक है, कहते हैं प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया। अभी हमने बताया आपको कि बताइए कि वह शासक कौन होते हैं। आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक होते हैं, प्राचीन भारत के वह शासक। और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली, आप बताएंगे भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और यह वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। देखिए मगध में लगभग 300 ईसा पूर्व एक अकाल पड़ता है। इस अकाल से इतना दुखी हुए चंद्रगुप्त मौर्य, इतना दुखी हुए कि इन्होंने ये भद्रबाहु की शरण में जाते हैं, भद्रभाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और भद्रभाहु एक रास्ता बताते हैं और उसी रास्ते के तहत ये कर्नाटक जाते हैं। कर्नाटक के सिरवड़बेरगोला में इन्होंने संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग दिए। अब संलेखना पद्धति हमने आपको बताया कि क्या थी, थ्योरी क्लास पढ़ाई थी, एक बार और समझ लीजिए। कहते हैं जब भूखे प्यासे रहकर जब आप प्राण त्यागते हैं तो वह संलेखना पद्धति कहलाती है। तो प्राचीन भारत का वह कौन सा शासक था, आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में जो जैन धर्म था उसे ग्रहण किया था। अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया, आप बताएंगे जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। और जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चर्चा करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु, देखिए हमने आपको पढ़ाया, जब मौर्य वंश पढ़ाया चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाया, हमने आपको अशोक पढ़ाया, हमने आपको बिंदुसार पढ़ाया, हमने नहीं पढ़ाया आपको अजातशत्रु नहीं पढ़ाया। देखिए अजातशत्रु हिर्यक वंश का शासक था। कहते हैं हिर्यक वंश का शासक था, या वही अजातशत्रु जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। और हिर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, याद रखिएगा अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु को और नाम क्या होता है, आप बताएंगे कुड़ी किसका और नाम होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो कुणाल हुआ करता था। ठीक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, कहेंगे कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। कुणाल का उत्तराधिकारी कौन था, आप बताएंगे दशरथ कुणाल का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था, आप बताएंगे अशोक था। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आप बताएंगे कुणाल हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप क्लास पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इन क्लासों में आपके लिए थ्योरी और MCQ दोनों चीज़ें लेके आ रहे हैं। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके बताएं, हम उस चीज़ को दोबारा अवश्य समझाएंगे। मुद्र राक्षस का लेखक कौन होता है, तो हमने आपको बताया कि यह वही पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल से उत्पन्न कहा गया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया। यह जो पुस्तक होती है वो विशाखा दत्त की होती है। कहते हैं मुद्र राक्षस किसकी पुस्तक है, आप बताएंगे भैया कि जो मुद्र राक्षस है वो विशाखा दत्त की पुस्तक होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चर्चा करते हैं। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र
किस शासक ने पहली बार जीते? हमने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जब पढ़ा रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य वैसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण उत्तर भारत को अपने सेना के पैरों तले कुचल दिया, या भाषा प्रयोग की है एक इतिहासकार ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक अपना शासन फैलाया, दक्षिण भारत में भी अपना शासन फैलाया था। ठीक है, तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र में किसने पहली बार जीता? आप बताएंगे भैया कि मगध का यहाँ तक विस्तार करने वाला पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, ये स्कंदगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य था। हम चंद्रगुप्त मौर्य लगा रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की? हमने आपको बताया कि जब अशोक का 269 में इसका राज्याभिषेक होता है अशोक का। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? कहते हैं उज्जैन का गवर्नर था अशोक ने। ठीक है, अशोक ने अपने 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने क्या किया? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। जब कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व अशोक ने किसके ऊपर? कहते हैं कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था और कलिंग के राजा खेरवाल को पराजित किया और उनके भारतवर्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख कहाँ मिलता है? कहते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा में, यानी कि कलिंग में एक शिलालेख होता है, जो गुफा है, हाथी गुम्फा अवलेख है, उसमें प्रथम बार भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किया गया था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आप बताएंगे भैया कि जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। और बृहद्रथ की हत्या किसने की? तो आप बताएंगे कि जो बृहद्रथ था इसकी हत्या किसके द्वारा? इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और इसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश की नींव डालता है, जो कि ब्राह्मण वंश की नींव डालता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? तो अशोक का जो शिलालेख आपको गिरनार में भी मिलेगा, आपको गांधार मिलेगा, आपको टोपरा में मिलेगा। टोपरा की जब बात आती है तो फिरोज शाह तुगलक ने यह दिल्ली में स्थापित कर लिया था, दिल्ली बुलवाए गए थे ये। ठीक है, गांधार, गिरनार सब जगह है, पर आपका पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान के पटना में आपको अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिलता है। वही पाटलिपुत्र जिसका नाम पटना किसके द्वारा किया गया? आप बताएंगे शेरशाह सूरी के द्वारा इसका नाम पटना कर दिया गया। कहते हैं पाटलिपुत्र में इसका कोई शिलालेख नहीं मिलता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? हमने आपको बताया कि आचार्य चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे, यह तक्षशिला में एक शिक्षक थे और यह तक्षशिला वही तक्षशिला है जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में। और प्राचीन भारत में अगर आपसे पूछे शिक्षा का केंद्र, प्रमुख केंद्र, आप बताएंगे कि तक्षशिला। और कुछ विद्यालय जैसे नालंदा, विक्रमशिला आदि विद्यालय महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, देखिए तो मौर्य काल में तक्षशिला एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस महान पहलू पर प्रकाश डाला? देखिए कौटिल्य का इनकी पुस्तक का नाम होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, परंतु इन्होंने प्रकाश किस पे डाला? आप बताएंगे राजनीति के ऊपर प्रकाश डाला। नाम तो अर्थशास्त्र था पर इन्होंने राजनीति के ऊपर यह पुस्तक लिखी है। याद रखिएगा, किसके ऊपर लिखी? राजनीति के ऊपर लिखी। तो इसमें कितने अधिकरण हैं? तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें कितने, आप बताएंगे 15 अधिकरण हैं। और कितने प्रकरण हैं? आप बताएंगे भैया 180 प्रकरण हैं। कितने? 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। किससे संबंध रखती है? आप बताएंगे राजनीति से संबंध रखती है। ठीक है, आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर चर्चा करते हैं। कहते हैं बरावर, जो कि गया जिले में होती है, वर्तमान बिहार के गया जिले में बरावर की गुफाएं हैं, इसमें किसको आश्रय दिया गया? आप बताएंगे जो अशोक था, इन्होंने बराबर की जो गुफाएं हैं किसको प्रदान किया? आप बताएंगे आजीवक संप्रदाय को प्रदान की थी। ठीक है, अब आजीवक संप्रदाय को मानने वाला कौन था? कहते हैं बिंदुसार। मौर्य में जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला हुआ करता था। ठीक है, यह याद रखिए। थारू क्या है? थारू एक जनजाति है, जैन एक धर्म होता है, तांत्रिकों को नहीं। कहते हैं आजीवक संप्रदाय को इन्होंने क्या किया? कहते हैं आजीवक संप्रदाय को इन्होंने बराबर की गुफाएं प्रदान की हैं। ठीक है, आपने विश्व झोपड़ी का नाम सुना होगा, हमने थ्योरी क्लास पढ़ा, मैं बताया था आपको इन गुफाओं के विषय में, चाहे वो विश्व झोपड़ी हो या बराबर की गुफाएं हो, इन सभी को और किसे और कब प्रदान की गई हैं। ठीक है, एक विस्तृत तौर पे हमने चर्चा की थी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। कहते हैं केवल वह स्तंभ जिनमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आप बताएंगे कि वह बब्रू का शिलालेख होता है। अशोक कहता है कि मैं यानी कि मगध का अधिपति,
ठीक है। यह भब्रू शिलालेख है और यह कहाँ स्थित होता है आप बताएंगे। वर्तमान के राजस्थान में यह शिलालेख स्थित होता है। मास्की या का लघु स्तंभ और क्वीन स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं हमारा आंसर जो है वो भब्रू का स्तंभ होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी की सभी में जितने क्वेश्चन लिए गए हैं सब पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर किए हैं अशोक से, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उनमें सबसे ज़्यादा अशोक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। आप बताएंगे अशोक रहता था। अशोक किसके जरिए संपर्क में रहता था, कहेंगे शिलालेखों के जरिए यह संपर्क में रहा करता था। कहते हैं अशोक शिलालेखों के जरिए संपर्क में रहा करता था। सबसे लंबा शिलालेख आप बताएंगे 7वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में। कहते हैं सभी प्रजा को बच्चा किस में बताया, पहला शिलालेख में। कहते हैं मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की बात दूसरे शिलालेख में करता है। याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में भी पढ़ा हमने, बिंदुसार के भी विषय में पढ़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 36, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कहते हैं शूद्रों की बात आती है तो वही है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल या निम्न कबीले का बताया, तो वही मुद्रा राक्षस की पुस्तक होती है। विशाखा दत्त के द्वारा लिखी जाती है पुस्तक मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में कहा गया शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। 37, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। हमने बताया कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। जो श्रवणबेलगोला के अंतर्गत यह कहाँ पड़ता है, कहते हैं वर्तमान के कर्नाटक में यह स्थान पड़ता है। यह वही कर्नाटक है, कहते हैं यह वही कर्नाटक है जहाँ पे इनको कौन ले गया, कहते हैं भद्रबाहु ले गया। भद्रबाहु जैनी गुरु जिन्होंने यानी कि भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भी ग्रहण की थी। याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर अब क्या होगा, श्रवणबेलगोला होगा। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, 305 ईसा पूर्व हराया। 305 ईसा पूर्व इन्होंने हराया और 300 ईसा पूर्व इनके जो साम्राज्य होता है, जो मगध होता है, उसमें एक भीषण अकाल पड़ता है। उस अकाल से इतने आहत होते हैं ये कि अपने प्राण त्यागने के विषय में सोचने लगते हैं, अपने जो कर्म किए थे उनके मोक्ष के विषय में अपने सोचने लगते हैं। ठीक है, आइए हमने आपको जैन धर्म भी पढ़ाया है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन MCQ लेके आएंगे। हमने आपको बौद्ध धर्म भी पढ़ाया, हमने आपको वैदिक धर्म भी पढ़ाया, हमने आपको लगातार लगभग प्राचीन इतिहास पूरा कवर कर लिया। हम एक मिडवेल हिस्ट्री में आप चल रहे हैं। ठीक है, और हाँ हमारी जो क्लास आई है गुलाम वंश को लेकर, यदि आपने ना देखी तो एक बार अवश्य देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण भाई क्लास है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की किस निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया। आप बताएंगे 1837 में। हमने आपको बताया था, पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा यह शिलालेख पढ़े गए हैं। ठीक है, और अशोक के शिलालेख कितनी लिपियों में, कहते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक, लगभग 4 लिपियों में यह शिलालेख लिखे जाते हैं। इसमें से ब्राह्मी भारत में मिलेगी, खरोष्टी आपको पाकिस्तान के क्षेत्र में, ग्रीक और अरामाइक आपको अफगानिस्तान के क्षेत्र की साइड मिलेगी देखने को। ठीक है, संभवतः ज़्यादातर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं, 39 की चलते हैं, और यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और याद रखिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं होता है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका लेवल भी काफ़ी अच्छा है। आज का आपने कंटेंट देखा होगा, हमने आपको सरल से सरल प्रश्न दिए, अंदर से अंदर प्रश्न दिए। यह संपूर्ण वह प्रश्न जो आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने के सबसे ज़्यादा चांस है मौर्य काल से। पहले हमारी जो सेशन है वो टॉपिक वाइज होगा, उसके बाद यह जो सेशन है पूरा फिर आपको सब कुछ मिक्स करके देंगे। ठीक है, तो कौन सा धम्म तत्व नहीं सम्मिलित नहीं होता है तो बढ़िएगा। इसमें हमने क्या आपके लिए किया है, हमने एक व्याख्या तौर पे रखा है। ठीक है, तो व्याख्या पढ़ते हैं। कहते हैं धम्म में वर्णित है पक्षी प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों के प्रति क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, भाव, दान, पुण्य, अल्प आदि इत्यादि चीज़ें वर्णित हैं, परंतु एक चीज़ वर्णित नहीं है। कहते हैं धम्म में संघ के प्रति आस्था का कोई तत्व वर्णित ही नहीं है, तो कहेंगे संघ के प्रति आस्था वर्णित नहीं होती है, अशोक के जो धम्म में वर्णित नहीं है। याद रखिएगा, कहते हैं धम्म में वर्णित नहीं है, कहते हैं असंग के प्रति आस्था वर्णित नहीं है। यदि आपको आज का हमारा सेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें यदि आप इस चैनल पर नए हैं। ठीक है, और अगर आप हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास सभी देखा करें। देखिए क्लास तो सभी देखा करें क्योंकि आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप सीधे प्रैक्टिस करेंगे और आपको क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए तो पहले थ्योरी पढ़िएगा और कंटेंट देखिएगा, पूरा का पूरा कंटेंट वही कंटेंट है जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में आने के चांस रहते हैं। हालाँकि इसकी सजावट और
लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमने पूरा का पूरा अपने हाथों से मोबाइल से बनाया। हमारे पास कोई लैपटॉप नहीं है, जो करते हैं अपने हाथों से करते हैं। जो क्लास है वो सिर्फ मोबाइल पर रिकॉर्ड हो रही है। इतनी अच्छी चीज़ है, जितनी सुविधा है हमारे पास हम उतना आपके लिए पूरा दे रहे हैं। सहयोग आपका चाहिए बस, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। जय हिंद।